इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म होते ही क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इसी बीच पाकिस्तान के दो तेल टैंकर शालमार और खैरपुर का होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश से पहले ही वापस लौटना पड़ा, जिससे ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर चिंता गहराने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों टैंकर फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहे थे और आईआरजीसी के तय सेफ रूट से गुजरना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी एंट्री रुक गई। वार्ता में कई घंटों तक बातचीत चली, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास आरगची समेत 71 सदस्य शामिल थे, पाकिस्तान से लौट गया। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच चली लंबी शांति वार्ता आखिरकार बेनतीजा खत्म हो गई। करीब 21 घंटे तक चली इस बातचीत में दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके। ईरान ने साफ तौर पर इसके लिए अमेरिका की अनुचित शर्तों को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि उनकी टीम ने गंभीरता से बातचीत की और कई सुझाव भी दिए, लेकिन अमेरिकी शर्तें ऐसी थी जिन पर आगे बढ़ना संभव नहीं था। उनका यह भी कहना है कि इतनी जटिल बातचीत एक ही बैठक में सुलझाना संभव नहीं होता और आने वाले समय में क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता के फेल होने के बाद एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तुर्की मीडिया के मुताबिक बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दावा किया जा रहा है कि बहस इतनी बढ़ गई थी कि माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। हालांकि मौजूद अधिकारियों ने बीच बचाव कर स्थितियों को संभाला। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब काफी कमजोर हो चुका है और उस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ चलाया गया अभियान काफी हद तक सफल रहा। उनके मुताबिक इस कार्रवाई से ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभियान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब तक तनाव महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़कती जा रही है। इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ताजा हमलों में दक्षिण लेबनान में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिरियोन के पास एक गांव पर हुई इजरायली हमले में 8 लोगों की मौत और 9 घायल हुए। वहीं नबाती जिले में हुए अन्य हमले में 3 आपातकालीन कर्मियों समेत 10 लोगों की जान चली गई। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया, जिससे शांति की उम्मीदें कमजोर पड़ती दिख रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की कोशिश करता रहेगा और चाहता है कि मौजूद सीजफायर की अवधि बढ़ाई जाए। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने इस बातचीत को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब जरूरत है कि सीजफायर को आगे बढ़ाया जाए ताकि बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बना रहे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान दोनों इस समझौते का पालन करेंगे और आगे भी संवाद जारी रखेंगे। यूरोप के सबसे अहम चुनाव में से एक माने जा रहे हंगरी चुनाव में 16 साल से सत्ता में काबिज प्रधानमंत्री विक्टर अर्बन की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है विपक्षी नेता पीटर मैगर से, जिनकी पार्टी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने तक नहीं है, बल्कि हंगरी की दिशा तय करने का चुनाव माना जा रहा है। क्या देश और यूरोप लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर जाएगा या फिर मौजूदा लिबरल मॉडल जारी रहेगा? पिछले कुछ समय में भ्रष्टाचार, आर्थिक चुनौतियां और यूरोपियन यूनियन से तनाव जैसे मुद्दों में अर्बन सरकार को घेरा है, जहां पीटर मैजोर ने इस मुद्दों पर अभियान का मुख्य केंद्र बनाया। अमेरिका की विवादित डिपोर्टेशन नीति पर बड़ा फैसला सामने आया है। अफ्रीकी देश स्टावनी की सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 लोगों के पक्ष में फैसला दिया जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका से जबरन वहां भेजा गया था। कोर्ट ने साफ किया कि इन लोगों को वकील से मिलने का पूरा अधिकार है, जबकि उन्हें पिछले 9 महीने से बिना कानूनी मदद के जेल में रखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग कंबोडिया, क्यूबा, वियतनाम और यमन जैसे देशों के नागरिक थे, लेकिन इन्हें ऐसे देश में भेजा गया जहां उनका कोई संबंध नहीं था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन एक बार फिर बड़े प्रदर्शन और गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में है। ट्राफलगर स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शन में 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई बुजुर्ग और युवा शामिल हैं। यह प्रदर्शन संबंधित संगठन पैलेस्टीन एक्शन के समर्थन में किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा लगाए गए बैन को हटाने की मांग करते हुए आई अपोज जेनोसाइड, आई सपोर्ट पैलेस्टीन एक्शन जैसे नारे और पोस्टर दिखाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने पिछले साल इस संगठन को सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद इसके समर्थन में किसी भी तरह की गतिविधियों को कानूनी रूप से अपराध माना गया। इसी कानून के तहत पुलिस ने भारी संख्या में गिरफ्तारियां की।
यूक्रेन के बुचा शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 21 वर्षीय युवक पर आरोप है कि उसे ऑनलाइन गेमिंग चैट के जरिए रूस से जुड़े एजेंटों ने भर्ती किया और फिर अपने ही इलाके में बम लगाने के लिए उसका। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक बोहडैन टाइमचिकनो को पहले वीडियो गेम चैट के जरिए संपर्क किया गया, जिसके बाद उसे टेलीग्राम पर निर्देश दिए गए। आरोप है कि उसे विस्फोटक बनाने और उन्हें अपने ही अपार्टमेंट पे पास लगाने की पूरी ट्रेनिंग दी गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह हमला डबल टैप स्टाइल में किया गया, पहले एक धमाका और बाद में दूसरा विस्फोट। जब पुलिस मौके पर पहुंची, इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए।